पहला टॉपिक आपको लेक्चर नंबर 9 है ना, क्या पूछना है? परसेंटेज यील्ड, है ना? ये करा चुके हैं, आपको पूछना है परसेंटेज। फॉर्मूला क्या था इसका बताइए जरा। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल, सही लिखा, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड। का मतलब बेसिकली यही है कि रिएक्शन अगर आप लिखते हो तो रिएक्शन से जो कैलकुलेशन होता है, जो वैल्यू निकाली जाती है, वो होती है थ्योरेटिकल। द रिएक्शन ये कहती है कि जैसे मान लो ये रिएक्शन है, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 बनी। तो रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर इसके 1 मोल को डिकम्पोज करते हो, हीट करते हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल और CO2 का 1 मोल बनेगा। ये मोल के टर्म्स में हमने लिख लिया। अगर मास के टर्म्स में लिखना है तो इसका 1 मोल है तो मास होगा मोलर मास के इक्वल। इसका मतलब 100 ग्राम ये बनेगा। ये अगर आप हीट करोगे तो ये बनेगा आपका 56 ग्राम और CO2 बनेगी 44 ग्राम। ये बात हुई थ्योरेटिकल। जो रिएक्शन से चीज निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल। अगर हम बोलें कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड कितनी होगी? तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल बनेगा। अगर ग्राम में पूछा यील्ड तो क्या बताएंगे? 56 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड, और 44 ग्राम क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ये हमने बोला कब? थ्योरेटिकल यील्ड। इसका मतलब रिएक्शन से जो निकाली जा रही है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग करते हैं, मतलब इसको सच में कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करने चले तो हम ऐसा देखते हैं कि इतनी वैल्यू नहीं मिलती है हमको। जो यील्ड मिलता है वो क्या मिलता है? कम मिलता है। प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है? कम मिलता है। जैसे हमने बोला कि ये 1 मोल मिलना चाहिए था, लेकिन मान लो एक्सपेरिमेंट में मिलता है 0.8 मोल। कितना मिलता है? 0.8 मोल। तो अगर हम यील्ड की बात करें तो हम एक्चुअल क्या हो जाएगा? एक्चुअल हो जाएगा 0.8 जो एक्सपेरिमेंट से मिला। और थ्योरेटिकल कितना मिलना चाहिए था? 1 मोल मिलना चाहिए था। और मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो कितना आ गया यील्ड? ठीक है। परसेंटेज यील्ड अगर 100% आ रहा है, इसका मतलब जितना आप थ्योरेटिकल है उतना ही क्या है? जितना थ्योरेटिकल प्रोडक्ट मिल रहा है उतना ही क्या मिल रहा है? एक्चुअल में भी उतना ही है। तो 100% एग्जैक्टली होता कभी नहीं है, हमेशा कैसा मिलता है? कम ही मिलता है। अब इस क्वेश्चन में जैसे ये आपको परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है, तो आपको क्या दे सकते हैं? परसेंटेज यील्ड दे सकते हैं ये, और इन दोनों डेटा में से एक कोई दे देंगे, एक निकलवाएंगे। मतलब आपके पास 3 डेटा है, 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं, 3 में से कोई 2 दी होंगी और एक आपसे पूछेंगे। हो सकता है ये दोनों दी हो और परसेंटेज निकालना हो सकता है परसेंटेज यील्ड दे दें, एक्चुअल यील्ड पूछे और ये दे दें थ्योरेटिकल। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन सेट करने वाले के। बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैथमेटिकल टर्म है, डिजिट के बारे में बात करी जा रही है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कोई अगर हमारे पास नंबर दिया हो तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हम लोग
आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। छोटी सी डेफिनेशन है। वैसे सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? जरूरी, इंपॉर्टेंट, है ना। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं ना। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन भी ढंग की नहीं मिलती एनसीईआरटी में। बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लो। एक डेफिनेशन तो लिखो अच्छी वाली, फिर मैं लिखवा। Significant figures are the number of digits in a value that contributes to degree of accuracy of significant figures are the number of digits in a value that contributes to degree of accuracy of the value अच्छी डेफिनेशन नहीं है। अब लिखिए रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई नंबर आपको दे रखा है, उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा फिगर जो है, कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें भी एक डेफिनेशन दी है लेकिन अच्छी नहीं है, पर फिर भी लिख लो। सेकंड डेफिनेशन जरा इसकी लिख लो सिग्निफिकेंट फिगर की और करके। These are meaningful digits। हाँ, एक और लिख लो और करके। These are meaningful digits which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain। अब ये क्या डेफिनेशन है इसका, कुछ पता नहीं। मेनली अपने को फोकस किस पे करना है? रूल पे फोकस करना है। रूल्स देखो क्या क्या रूल्स है। अगर कोई नंबर है तो उसमें कैसे पता लगाएंगे कौन कौन से फिगर्स सिग्निफिकेंट है, कौन कौन से नॉन सिग्निफिकेंट। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो जानते हैं ना, 1 2 3 4, ये जो नॉन जीरो नंबर हैं ये सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट। सेकंड है, जैसे मान लो हमने लिखा 285, हमने लिखा 285,
तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? आपका 2 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी है और 5 भी है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर। सेकेंड रूल लिख लो इसमें, zeros preceding to first non-zero digit, zeros preceding to first non-zero digit are zeros preceding to first non-zero digit are not significant. मतलब क्या है? रूल नोट कर लिया सेकंड वाला? मतलब क्या है, जैसे मान लो ये 5 लिखा हुआ है ना, अब इसके पहले आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, ये सारे जीरो क्या हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब पहले नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके पहले जितने भी जीरो लगा दीजिए, ये सारे जीरो क्या होंगे? ये चारों के चारों क्या हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब अगर इस नंबर में आपसे पूछा गया सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो क्या बताओगे आप? केवल 5 है ना। अगर इस नंबर में पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, तो 5 है। अगर पूछे कौन सा है तो 5 है, अगर पूछे कितने हैं तो कौन सा कितने हैं? एक ही नंबर है जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में। ये ऐसे 0 0 मिलेगा नहीं, इन जनरली जो मिलेगा वो इस तरीके से डेसिमल वगैरह। तो ये सिग्निफिकेंट है और ये चारों क्या है आपके? पहले नॉन जीरो डिजिट, किसी भी नंबर में पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल लिखिए, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। थर्ड रूल है zeros between 2 non-zero digit are significant। मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे सब किस तरीके से काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट। मान लो जैसे हमने ये, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। इनके बीच में जितने जीरो आ गए सब के सब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। इसका मतलब सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर इसमें पूछे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना है, तो क्या बताएंगे? 6। कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी कर सकते थे, डेसिमल भी अगर लग गया तो भी ये वाले जीरो जो होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? सिग्निफिकेंट में आएंगे। तो कितने बनेंगे इसमें? 5 बनेंगे ना। नंबर चेंज कर दिया ना मैंने, 5 बनेंगे। हो गया? 3 रूल कर लिए। पहला किया नॉन जीरो, दूसरा क्या किया? पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो लगा दीजिए सब क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। तीसरा किया वो जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आएंगे
कितने भी जीरो आ जाए सबको किस में लेंगे, सिग्निफिकेंट। फोर्थ रूल लिख लीजिए, फोर्थ रूल भी जीरो से रिलेटेड ही होगा। जीरोस एट द एंड zeros at the end or right of a number are significant provided they are on right side of decimal point. ये बात भी क्लास के बाद ही करनी थी, समझ गए। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। जैसे एक नंबर इसमें दिया है 0.20, इसमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट हैं जरा बताइए, ध्यान से सोच के बताना। क्या रूल बताया था, जीरोस एट एंड या क्या लिखा था, और राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। इसको हमने क्या बोल दिया था, सिग्निफिकेंट। चलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए हमारे हिसाब से, कौन कौन से, ये लेफ्ट में है ना, ये नॉन जीरो के पहले वाला है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। कोई दिक्कत, लिखो एक डिजिट लिखो 100.0, 100.0 ऐसे लिखा हुआ। इसमें कितने होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट, 2। कौन कौन से, आप इसको 1 को तो कह ही रहे हैं, इस जीरो को भी कह रहे हो, इस जीरो को भी कह रहे हो, इसको नहीं कह रहे हो। लास्ट वाला तो होगा ही होगा, डेसिमल के राइट साइड है। 3 होंगे, हाँ पक्का बोलो, ध्यान से बोलो। 1 तो है ही, है ना, 1 के राइट में आपका क्या हो गया, 0 एंड में, और दूसरा डेसिमल के राइट में आ गया ये वाला तीसरा वाला 0, तो 4 के 4 सब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। और लिखो एक एग्जांपल। अब जैसे मान लो कोई ऐसे लिखा हुआ है नंबर, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो
ऐसे अगर कोई नंबर लिखा है तो 10 की पावर में जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट में नहीं आता है। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं ना इसको। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, उसके अलावा जो चीज होगी वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। मतलब ये वाला नंबर हो गया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए। लेकिन अगर इसी नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 1.0 इंटू 10⁻², तो ये तो नहीं होगा, लेकिन 1.0 में 1 भी हो गया और 0, ये वाला नहीं लेना है। जो नहीं है उसके नीचे क्रॉस बना लो, है ना, बाद में याद रखने में सही रहता है। अच्छा, एक रूल इसमें ये भी दिया है। वैसे तो हम लोग ये बोल रहे हैं 1 × 10⁻² जो है वो उसमें एक ही है, 1.0 में 2 है। लेकिन एक रूल ये भी बता रहा है कि जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर के आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। जैसे हमने बोला 20, है ना, कोई ऑब्जेक्ट बोला, हमने बोला 20 पेन्स, किसी की काउंटिंग कर रहे हैं, हमने बोला 20 पेन्स। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं, 20.0000000 कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं, इनफाइनाइट लगा सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई नंबर इस तरीके से दे रहा है, ऑब्जेक्ट का नंबर दे रहा है 20, या इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का दे रहा है, तो आप उसमें क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट, है ना। कितने होंगे, इनफाइनाइट। ऐसे बोला हमने 20x, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बहुत सारे जीरो डाल सकते हैं इसमें, है ना। तो इस तरीके से अगर कुछ एक्सप्लेन किया गया तो कितने हो जाएंगे, सिंपल क्या है ये, क्या है सिंपल, मैथ्स है। क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है इस चैप्टर में। हाँ, दिया तो नहीं है कभी, दिया नहीं है, लेकिन ये कि आजकल एनसीईआरटी पे ध्यान दिया जा रहा है बहुत ज्यादा, तो दे भी सकते, तक तो नहीं दिया। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, छोटी सी चीजें जान लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी नंबर दिया हो, किसी भी नंबर को अगर आप लिखते हो कैसे, n × 10⁻n, इस फॉर्मेट में अगर लिख देते हो इसको, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 450, अब हमने बोला इसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, इजी है। 10⁻⁴ इसमें लिख दिया तो क्या बोल दिया इसको, हमने बोला साइंटिफिक नोटेशन।
एक और कर लो थोड़ा सा। पूछा तो नहीं है कभी, पर फिर भी जैसे मान लो आपको तीन नंबर दे दिए, है ना। अब तीन नंबर में आपको कोई भी तीन नंबर दे रखे हैं, अब इनको ऐड करना है ना, और ऐड करके सिग्निफिकेंट फिगर बताना। अब मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है 13.1, एक कोई और नंबर दे रखा है 18.0 दे रखा है, एक दे रखा है 13.223, ऐसे करके दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करके आपको बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आप इस नंबर तीनों को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, आप देखोगे कि तीनों जो हमारे नंबर थे उनमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स मेंशन है, कितने डिजिट मेंशन है। मान लो किसी में 18.0 था, किसी में 18.1 था, किसी में 13.223 था। तो जिसमें 13.223 था उसमें डेसिमल के राइट में थ्री डिजिट तक नंबर दिए गए हैं ना। और जिसमें 18.0 है उसमें वन डिजिट तक ही है, जिसमें 13.1 है उसमें वन डिजिट तक ही है। तो आपको अपने रिजल्ट को इस तरीके से रखना है कि जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर आए हो, सबसे कम पॉइंट्स हो, उसके हिसाब से रिजल्ट को आपको मेंशन करना है। जैसे आपका था एक नंबर 13.1 लिया था, एक 18.0 लिया था, एक हमने ले लिया 14.223, ये ले लिया। अब इसको ऐड करके सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया। तो सबको पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 45.323, ये रिजल्ट आ गया अपना। अब आपसे पूछा है कि रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको कैसे बताने हैं कि आपको देखना है कि डेसिमल के बाद हमारे नंबर्स में कितने पॉइंट थे। डेसिमल के बाद इसमें कितने पॉइंट थे, कितने नंबर थे, 3। इसमें कितने थे, 1। इसमें कितने थे, 1। तो आपको रिजल्ट इस तरीके से लिखना है कि डेसिमल के बाद 1 ही नंबर लेना है। तो अपना रिजल्ट ये ना हो करके क्या हो जाएगा, 45.3 हो जाएगा। अब इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो आप बता दोगे, वो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। बात समझ में आई कुछ। ये क्या बोला आपको, एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट। हाँ, उसको देखना है कि पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट लिए हैं, सबसे कम जिसमें होगा उतने ही डिजिट आपको लेने हैं, पूरा नंबर नहीं लेना। ये किस हेडिंग में दे रखा है इन्होंने, एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही है। ठीक है, पूछते कम ही है ये सब चीजें। राउंड ऑफ करने आता है नंबर को कि बताना है, राउंड ऑफ आता है या बस सिखाना है। क्या रूल होता है राउंड ऑफ करने का, 5 से ज्यादा हो या 5 हो, फिर एक ऐड कर देते हैं। ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। अगर 10 के बीच में हुआ तो 5 से ज्यादा होगा। और कोई बताओ, तुम क्या कर रहे हो। सीधे बैठो, इधर उधर कहाँ देख रहे हो, तुमसे बात करो, सीधे बैठो। आप बताओ राउंड ऑफ का रूल।
रही है? सबको समझ आती है बात? कर लेंगे ना? आएगा नहीं वैसे? मैथ्स की छोटी चीज है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। चलो हेडिंग डाल लो, छोटा सा टॉपिक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। छोटे छोटे टॉपिक मैंने बोला था ना, रह गए हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ओए बाबा, देखो जैसे मान लो कोई दो स्टूडेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई, है ना, और एक ही चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा कैलकुलेट कर रहा है। तो मान लो अधिकतर का जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या स्टैट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको बोला जाता है 3 रीडिंग ले लीजिए। जैसे अभी आप 11th में टाइट्रेशन वगैरह करोगे तो उसमें टीचर आपको बोलता है कितने रीडिंग लीजिए, 3 रीडिंग लीजिए, है ना, फिर उसके बाद उसका एवरेज निकाल लीजिए, ऐसा बोला जाता है। तो मान लीजिए 2 स्टूडेंट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें 3 रीडिंग वो निकालते हैं, और टीचर ने बताया कि इसकी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का मतलब है जो रिजल्ट आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, वो टीचर आपको पहले से बता कि ये जो है ये इसकी ट्रू वैल्यू। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझो इसको एक बार, एक नोट नहीं करना, ध्यान से समझो। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब कोई एक स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट, ठीक, ए ने क्या किया, आंसर निकाला 18.1, 18.2, 18.3, और बी ने आंसर निकाला मान लो 19.1, 22.3, 20.1, ये आंसर निकाला। ठीक, अब अगर हम इन तीनों नंबर का एवरेज करेंगे, 3 रीडिंग 4 रीडिंग जितनी भी रीडिंग लेते हैं उनका क्या किया जाता है, बाद में एवरेज निकाला जाता है। अगर इसका एवरेज करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 18.2 आएगा क्या, कितना आएगा मुझे नहीं पता, मैथ्स बताओ। तुम लोग की मैथ्स तो हमसे भी कमजोर है, जल्दी करो, 18.2 ही आएगा। और 19.1, 22.3 और 20.1 का करोगे तो कितना आएगा, निकालो जल्दी से। 19.1, 22.3 और 20.1, 4, 1, 5, 20.5 आ रहा है इन तीनों का। एवरेज क्या आ रहा है, 20 ठीक है। अब मान लो कि टीचर ने आपको बोला कि ये जो एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 20, ट्रू वैल्यू इन्होंने दे दी क्या, 20, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो तो जो स्टूडेंट ए ने डेटा निकाले हैं वो डेटा है 18.1, 18.2, 18.3। ये अगर डेटा देखो आप तो 20 से लगभग लगभग 2 पॉइंट दूर है। 20 से कितने डिस्टेंस पे है, 2 पॉइंट दूर है, इसमें डिफरेंस है अच्छा खासा, है ना। और अगर इनको देखो, इनके डेटा देखो तो 19.1 आ रहा है, 22 ये वाला तो दूर है, 20.1 आ रहा है, लेकिन अगर सबका एवरेज ले लो तो क्या आ रहा है अपना 20.5। यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है 18.2 आ रहा है, जो आपका इससे कितने डिस्टेंस पे है, अगर हम बोले तो डेटा कितने डिस्टेंस पे होगा, 1.8 पॉइंट
डिफरेंस है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो 20.5 आ रहा है, यानी कि 0.5, तो क्लोज कह सकते हैं, काफी क्लोज कह सकते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है, वो एक्सपेरिमेंट, वो डेटा जो ट्रू वैल्यू के पास में होंगे, ज्यादा क्लोज होंगे, उनको हम बोलेंगे एक्यूरेट डेटा। उनको क्या बोलोगे कि उसका मेजरमेंट किसको वो कर रहा है, एक्यूरेसी को दे रहा है, ठीक। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट, वो उस स्टूडेंट के डेटा जो एक दूसरे के क्लोज होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज होंगे। ये ट्रू वैल्यू से तो दूर है, 18.1, 18.2, 18.3 ट्रू वैल्यू से दूर है काफी, 20 से काफी दूर है, तो एक्यूरेसी उतनी नहीं है इसमें। लेकिन इनके डेटा जो है वो एक दूसरे से क्या है, क्लोज है, 0.1, 0.2, 0.3, इनमें क्लोजनेस ज्यादा है। तो वो डेटा जिसमें क्लोजनेस ज्यादा होती है, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें जो आपकी रीडिंग आती है वो बहुत पास पास आती है ना, उसको हम बोलते हैं प्रीसाइज रीडिंग। क्या बोलेंगे, प्रीसीजन बोलेंगे। यानी जो पहला ए स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके डेटा प्रीसाइज है, और जो बी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया उसके डेटा उतने पास नहीं है, देखो 19, 22, 20, तो डिफरेंस है ठीक ठाक सा। लेकिन एवरेज जब निकाल रहे हैं तो वो ट्रू वैल्यू के पास है। इसका मतलब इसका डेटा एक्यूरेट कह सकते हो, इसमें प्रीसीजन बहुत कम है, प्रीसाइज कम है। इसका डेटा एक्यूरेसी के पास नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रीसाइज है। मतलब जो रीडिंग्स आए अगर वो बहुत पास पास आती हैं तो डेटा प्रीसाइज हो जाएगा, और रीडिंग वो आए जिसमें एवरेज आपका ट्रू वैल्यू के पास आए तो हम डेटा को क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। गलत सही कुछ नहीं होता, वैसे एक्यूरेसी बेसिस पे बोलोगे तो ये वाला रॉन्ग कह दोगे, इसको राइट कह दोगे, ये वाले को राइट, इसको रॉन्ग कह दोगे, है ना। चलो तो डेफिनेशन लिख लें थोड़ी सी, फिर एग्जांपल लिखेंगे। इसमें लिख लो क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स और डेटा और डाटा इज कॉल्ड प्रीसीजन। क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू is called accuracy। अगर वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास है, जो रिजल्ट आना चाहिए था उसके ज्यादा पास है, तो बोलेंगे एक्यूरेट है। अगर वैल्यूज इस तरीके की हैं कि वो आपस में तो क्लोज हैं लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर है, तो बोलेंगे कि एक्यूरेसी, प्रीसीजन ज्यादा है, प्रीसाइज डेटा है लेकिन एक्यूरेसी नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेटा प्रीसाइज भी हो और डेटा एक्यूरेट भी हो, है ना। जैसे मान लो वैल्यू आ जाती 20.1, 20.2, 20.3, तो वो एक्यूरेसी के भी पास था, ट्रू वैल्यू के भी पास था, और प्रीसाइज भी हो जाता, उनमें क्लोजनेस भी थी। क्लियर है बात। तो अगर आपको 2-3 इस तरीके से स्टूडेंट के परफॉर्मेंस दिए जाएंगे, रीडिंग दी जाएंगी, तो उसमें आप एक्यूरेसी, प्रिसीजन ढूंढ सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं, आपको वैल्यू ऐसे भी दे सकते हैं, लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, या मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, ऐसे भी दे सकते हैं। लेस प्रिसाइज का मतलब है अगर आपको क्लोजनेस कम दिखाई दे रही हो, एक्यूरेसी ज्यादा दिखाई दे रही हो, तो उस डेटा को आप ये नाम दे सकते हो। अब वो डिपेंड करेगा ऑप्शन आपके पास किस तरीके का आता है। मोटी मोटी बात समझ आ गई प्रीसीजन और एक्यूरेसी की, क्लियर है। यही वाला एग्जांपल भी लिख लो बगल में, ट्रू वैल्यू लिख देना। ट्रू वैल्यू क्या थी, क्या दी थी मैंने, ट्रू वैल्यू ऊपर लिख लेना,
कह सकते हो। प्री सीजन को तो आप वैसे ही देख रहे हो आसपास है कि नहीं है। ऑनलाइन बच्चों को क्लियरिटी है ऑनलाइन? एवरेज तो निकालना ही पड़ता है, ट्रू वैल्यू के पास है कि नहीं है उसके लिए देखने के लिए, और एवरेज तो निकालते ही है डेटा में, एक रीडिंग बोली जाती है ना आपसे। मान लो आपको किसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करने के लिए एक ही डेटा तो लगाओगे, तीन थोड़ी लगाओगे, तो तीनों का एवरेज है। प्रीसीजन के लिए एवरेज की जरूरत नहीं, वो तो आप रीडिंग को देखोगे आप बता दोगे। ठीक है, नोट हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया सबका ऑनलाइन ऑफलाइन? अब क्या कराना है? ये पीछे का लिमिटिंग रिएजेंट तो हो ही गया है आपका, मोल कॉन्सेप्ट हो गया है, लॉ बताने हैं आपको, है ना। और क्या कह रहे थे आप, यूनिट को चेंज करना पूछ रहे थे ना, यूनिट को चेंज करना वो सिखा दें। वैसे आपको सिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी चलो तुम्हारा मन है तो थोड़ा सा मैं सिखा दूँ, ज़्यादा नहीं सिखाऊंगी, फिजिक्स में है ही। टेम्परेचर की एक तो यूनिट याद रखो, टेम्परेचर की यूनिट्स थोड़ा सा याद रखिए, काम आती है ना आपके। डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और क्या लेते हैं, फ़ारेनहाइट लेते हैं, और कौन सी लेते हैं, केल्विन, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो याद रख लो, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में डेटा है तो 273 प्लस कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन। ठीक है, ये आपका है। अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। F फ़ारेनहाइट है और C क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कन्वर्जन की तो इतने से ही अपना काम बन जाता है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को एक दूसरे में चेंज करना, एक वैल्यू देंगे दूसरी वाली, हाँ। चलो नेक्स्ट है आपका यूनिट। एसआई यूनिट सबको मालूम है, एस स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये मालूम है सबको, भी नहीं मालूम है? कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं और उनकी क्या क्या यूनिट है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ की अगर बोले तो ऐसा यूनिट ली जाती है मीटर, मास की अगर बोले तो ऐसा यूनिट होती है केजी, टाइम
टाइम की बोले तो ऐसा ही यूनिट जो है वो क्या है, सेकेंड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा ही यूनिट है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में डिनोट करते हैं। और क्या है, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या लेते हैं, केल्विन। के से डिनोट करेंगे शॉर्ट में। और आपका क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है एक चीज आपकी, फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी होती है कैडेला। कैडेला और कैंडला स्पेलिंग देखो, शॉर्ट में लिखते हैं सीडी। और सातवीं कौन सी है, एक और बचती है, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी क्या होती है, एम्पियर। यूनिट होती है एम्पियर, शॉर्ट में डिनोट करते हैं एस। थोड़ा सा कुछ अपनी बुक में कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, उसकी चेंज करने की वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप। कभी कभी छोटा मोटा सवाल दे दें तो दे दें। जैसे आपको लिखते हैं नैनो, नैनो बोला तो मतलब नैनो सेकेंड बोला तो एक सेकेंड में, एक नैनो सेकेंड बोला तो 10⁻⁻⁹ सेकेंड होते हैं, है ना। जैसे पीको बोला तो पीको का मतलब होता है आपका 10⁻⁻12, तो ये याद करने पड़ते हैं थोड़ा सा। जेप्टो बोला तो 10⁻⁻21, है ना। जेप्टो एक ऐप है, सुना होगा ना, सामान इधर से उधर कैरी करने का, है ना। तो जेप्टो याद रखिए कितना है, 10⁻⁻21। पीको 10⁻⁻12 होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं जो ज्यादा पूछा है वो पूछा है फेम्टो। फेम्टो होता है 10⁻⁻15, है ना। तो ये आपके पेज नंबर 9 पे दे रखे हैं, इसको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी। अब ऐसा यूनिट ये कर लिया आपने। अब एक पढ़ते हो आप डेराइव्ड यूनिट। ये जितने सात थे इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जितने भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी केमिस्ट्री में फिजिक्स में होंगी, सब जो होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, फंडामेंटल यूनिट से ही बनी हुई होती है। जैसे मान लो हमने बोला, सपोज हमने बोला लेंथ बोला, तो लेंथ की यूनिट आ गई मीटर। ये एक फंडामेंटल यूनिट है। ये जितनी सात है ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट। लेकिन जैसे मान लो हमने बोला वॉल्यूम, ध्यान से देखो, हमने बोला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट आ जाती है मीटर क्यूब। ये मीटर से बनी है, मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, है ना, LBH किया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया, तो क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है डेराइव्ड यूनिट, जो फंडामेंटल से बनाया जाता है। फंडामेंटल में मल्टीप्लिकेशन करके, फंडामेंटल में पावर्स चेंज करके उसको बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं, है ना। तो जैसे मान लो एरिया बोल दिया आपने, तो एरिया का क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये भी कौन सी यूनिट होगी, डेराइव्ड। तो फंडामेंटल केवल ये सात है, बाकी जितनी है सब क्या है,
कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यूनिट कन्वर्जन देखो, जैसे मान लो आपको दे रखा है हमारे पास, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लीटर मिल्क है, ठीक है, ये वॉल्यूम दे रखा है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब, इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो कुछ यूनिट आपको पता होती है, याद रखनी होती है, जैसे अगर 1 लीटर हम बोले तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, और इसी को हम बोलते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू पहले से पता है, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट। तो यूनिट को हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये 1000 का नंबर बाहर रहने दीजिए। अब सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप बोलो तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हो तो कितने मीटर हो जाएंगे, कितने मीटर हो जाएंगे, 10⁻⁻², 1/100 मीटर हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻², यानी 1 सेंटीमीटर की जगह आप 10⁻⁻² मीटर लिख सकते। ये 1000 को हमने बाहर लिख दिया, सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर मान लो, इसको क्यूब लगा देंगे बाहर, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो ये 3 है, ये -6, ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन। लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में, सॉरी सेंटीमीटर में। ये क्या है, यूनिट। अभी आपको डायमेंशन एनालिसिस में ये बड़े बड़े सिखाए जाएंगे, हमने क्या सिखाया आपको, एकदम छोटू सा। फिजिक्स में क्या है, बड़े बड़े यूनिट सिखाए जाएंगे आपको, है ना, तो डरना मना है, डरना नहीं। अब इसमें दे रखा है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। अब सब बच्चे कन्वर्ट वैसे ही कर लेंगे, इसमें रूल लगाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे आपके, 48 आवर्स हो जाएंगे, और एक आवर को चेंज करने आता ही आपको 3600 सेकेंड्स होते हैं एक आवर में, है ना, तो सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे ना। अब इसमें रूल लेके मल्टीप्लाई करके तोड़ तोड़ के यूनिट को दिखाया गया है। एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक कौन सा सिस्टम होता है, एमकेएस में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ये लेते हैं, है ना। तो आपसे बोला गया है कि आपके पास 1 न्यूटन है ना, और बोला गया कि ये जो न्यूटन है ये आपकी फोर्स की यूनिट है, आपने सुनी ही होगी, किसमें यूनिट है, एफकेएस। 1 न्यूटन आपके पास है, एमकेएस की यूनिट है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस की यूनिट में। सीजीएस की जो इसकी यूनिट होती है फोर्स की, उसको बोलते हैं डाइन, वो भूत वाली डाइन नहीं, DYNE डाइन। ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस। तो अब आपको बताना है 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन।
कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बता। फोर्स की यूनिट है MKS। क्या है, दांत दिखाने वाली कोई बात है? क्यों दांत दिखा रहे हो? सीरियस क्वेश्चन है। हाँ, एक डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सही बात है। क्या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आता ही है, किलोग्राम को ग्राम में, और सेकंड तो सेकंड ही है दोनों में। कोशिश करें, नहीं आएगा तो मैं बताऊं। दिमाग चल रहा है या दिमाग की बत्ती गुल है? सवाल करिए, भावनाओं में मत बहिए। आयुष तुम निकालिए, तुम ऐसे आराम से कैसे बैठे हो? हाँ, आपको सबसे पहले निकालना, आप तो आराम से बैठे हैं न्यूट्रल। वन डाइन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन आ रहा है। बोलो। वही पूछा गया, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम आपसे पूछ रहे हो। 5 आ रहा है डाइन। ऑनलाइन में कोई बताना चाहता है? हेलो हेलो, ऑनलाइन बच्चा पार्टी। MKS में दिया हुआ CGS में निकालना है प्रभु। किसका किसका निकल गया आंसर? कॉपी बाहर भेजिए, इधर भेजिए, कॉपी भेजो इधर, देखेंगे चेक करेंगे तभी। इतने बड़े आइंस्टीन हो रहे हैं, ऐसे ही कर दे रहे हैं। इजी है। कहाँ किया है? कई बार है, मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी आता। निकाला जाए, चलिए चलिए ध्यान से देखिए। अपने पास जो डेटा था वो क्या था? 1 न्यूटन था ना। 1 डाइन दिया हुआ है, चलो अपने को दिया हुआ है 1 डाइन। ये गिवन है, आपको निकालना है कि ये कितने न्यूटन के बराबर है, यही तो निकालना है। न्यूटन से भी शुरू कर सकते हैं, न्यूटन से निकालेंगे तो फिर बाद में रिवर्स करना पड़ेगा। अगर डाइन से शुरू करेंगे तो हम न्यूटन से शुरू कर रहे हैं। मान लो हमारे पास 1 न्यूटन। अब फोर्स आपको पता है, फोर्स की यूनिट क्या न्यूटन है, लेकिन फोर्स की यूनिट को अगर हम तो तोड़े तो फोर्स को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, F इज इक्वल टू M इंटू ए। M आपका मास होता है तो kg इसकी यूनिट हो सकती है, और A को बोल सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 1 न्यूटन हमने बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू तो 1 है और ये यूनिट
कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस का मतलब है कि केजी को कन्वर्ट कर दो ग्राम में, तो 1 केजी इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, है ना। और मीटर पर सेकंड कर रहे हो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो वही रहेंगे, सेकंड दोनों में सेम ही बात है, सेकंड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज हो गया, यानी कि ये यूनिट अब हमने किस में बना ली? सीजीएस में बना ली, है ना। और ये कौन सी यूनिट थी? एमकेएस की थी, जिसको हमने क्या बोला था? 1 न्यूटन। क्लियर है बात? अब क्या आ गई है वैल्यू? इधर 10⁻³ आ गया, इधर 10⁻² आ गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया 10⁵। इसको डाइन लिख सकते हो। सीजीएस वाले को मैंने क्या बोला था? सीजीएस वाला क्या है? डाइन है। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ गया? 10⁵ डाइन। अब आपसे क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था? 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, तो रिवर्स हो जाएगा। न्यूटन पूछा था तो 10⁻⁻5 क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? कोई समस्या? तो आपको बस बता दिया जाए कि एमकेएस की यूनिट है, सीजीएस की है, तो आप एक दूसरे में कन्वर्ट इस तरीके से यूनिट को लिख करके कर सकते। एमकेएस की है तो उसको छोटी यूनिट में तोड़ लीजिए। फोर्स का लगा दिया हमने, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए लगा करके हमने आराम से इसको अब कर लेंगे। कोई भी अगर आपको दे दिया जाए तो पक्का? अब आपका यूनिट डायमेंशन सब खत्म हो गया 2 सवाल में। आत्मा तृप्त हुई आपकी? कुछ लोग बोलेंगे तृप्त तो नहीं हुई है। यूनिट डायमेंशन की आत्मा आपको किस में तृप्त होगी? एकदम भर भर के पढ़ाया जाएगा। परसेंटेज कैलकुलेशन सिखाया आपको? किसी कंपाउंड में परसेंटेज निकालना एलिमेंट का सिखा दिया था? नहीं सिखाया मेरे ख्याल से। जैसे मान लो आपको दे रखा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। करा दिया था? कंसंट्रेशन नहीं, ये अलग चीज है। कार्बन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोचेंगे देखिए ध्यान से। मान लो आपने 1 मोल CO2 का लिया है ना, तो इसके अंदर होगा 1 मोल कार्बन का और 2 मोल होंगे ऑक्सीजन। 1 मोल होगा कार्बन का और 2 मोल होंगे। ठीक, अगर 1 मोल CO2 है तो इसका मास क्या होगा? मोलर मास के बराबर होगा इसका मास। मोलर मास कितना होगा इसका? 44। याद कर लीजिए इसका मोलर मास कितना लेते हैं। अगर 1 मोल कार्बन है तो उसका मास होगा 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। और अगर 2 मोल ऑक्सीजन है तो उसका मास हो जाएगा 32। अब जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या करना है?
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का अमाउंट देख लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए। अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो इस CO2 में कार्बन कितना है 12, टोटल CO2 कितनी थी 44, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये किसका परसेंटेज आ जाएगा, कार्बन। ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन कितनी है 32, टोटल कितना है 44। ऑक्सीजन का वैसे भी निकाल सकते थे, अगर दो एलिमेंट हैं, एक का अगर आपका मान लो 36 आता है तो दूसरे का आएगा 100 माइनस 36। कर लेंगे सिंपल। कोई कंपाउंड दे दिया उसका परसेंटेज बताना है, C2H5OH दे दिया उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बताइए तो बता लेंगे। पहले C2H5OH का मोलर मास निकाल लीजिए, फिर उसमें देख लीजिए कार्बन कितने मोल है, हाइड्रोजन कितने मोल है। इजी है भैया। हम निकाल लेंगे। आइसोटोप सुना है आपने कभी वर्ड? ठीक है जो भी आ जाएगा, मुझे वैल्यू याद है। क्या होता है आइसोटोप? आइसोटोप कौन बताएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन? कार्तिक कह रहे हैं सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एलिमेंट सेम, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेम एलिमेंट के अगर ऐसे फॉर्म्स आपको दिखे, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पूरे एटमॉस्फेयर में 3 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एक का मास 1 होता है, दूसरे का मास 2 होता है, तीसरे का मास 3 होता है। यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में कितने तरीके के हाइड्रोजन हमें मिलते हैं, 3 तरीके के मिलते हैं। सब हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है, एक का 1, एक का 2, एक का 3। तो तीनों को हम लोग बोलते हैं इनके आइसोटोप्स। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में होता है वो होता है जिसका एटॉमिक मास 1 है, वो वाला, है ना। तो इनको बोलते हैं आइसोटोप। और इनके जो परसेंटेज होते हैं, अगर वो कैलकुलेट करना है हमको, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा इसकी बात। तो आइसोटोप की छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ऑनलाइन बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात है? ऑनलाइन में बहुत सन्नाटा है आज। बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है आपको? yes. जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमको देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं 1H1, दूसरे को बोलते हैं 1H2, तीसरे को बोलते हैं 1H3। एक का एटॉमिक मास 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। आप नोट करते हैं। प्रोटियम बोलते हैं, पहले वाले का नाम क्या है, प्रोटियम।
है ना। जैसे किसी के बच्चे होते तो एक कोई ना कोई नाम रखता है ना, चुन्नू मुन्नू, ये वो। वैसे ही हाइड्रोजन के क्या नाम है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, और तीसरा वाला है ट्राइटियम या ट्राइशियम भी बोलते हैं, ट्रिटियम भी बोलते हैं कई लोग। और मर्जी है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। टी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। कॉमन हाइड्रोजन बोले तो कौन सा है? पहला वाला है ना। ये वाला रेडियो एक्टिव होता है तीसरा। जैसे क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन के दो होते हैं, क्लोरीन 35 बोलते हैं, क्लोरीन 37। एक का एटॉमिक मास 35 होगा, उसको 35 बोलते हैं। एक का 37, एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक मास। एक का 35, एक का 37। कार्बन के भी याद रखो, ये सब काम आएंगे अपने, तो पता होना चाहिए। कार्बन 12, 13 और 14। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप हैं, और उनके आइसोटोप के आपको परसेंटेज गिवन है ना। तो परसेंटेज अगर गिवन है तो उसका आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है? सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, अपना काम बन जाए। एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है किसी भी एलिमेंट का, और वो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप multiplied by atomic mass of second isotope divided by 100। इससे क्या निकलेगा? उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। मतलब करना क्या है? परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज एटॉमिक बाय एटॉमिक मास। अगर 3 है तो तीसरा भी ऐड हो जाएगा, थर्ड का भी ऐड हो जाएगा, 4 है तो 4 का ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा डेटा। जैसे मान लो क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो एक का एटॉमिक मास हो गया 35, एक का हो गया 37। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया पहले ही। अब मान लो 35 का परसेंटेज दे दिया 55% है ना, 55%, और 37 का परसेंटेज दे दिया आपको 45%। अब आपको बोल रहे हैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो दोनों के मासेस पता है आपको, 35, 37, दोनों के परसेंटेज गिवन है। ये चार डेटा है, चारों गिवन है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे। कोई समस्या? करें क्वेश्चन? सवाल करिए और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। इसका सवाल कर लो फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लॉस कराएंगे।
और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? चैप्टर हो जाएगा आपका ढन ढना ढन अरेंज। शैतानी नहीं करते बेटा, शैतानी नहीं करते। CL35 CL37 जल्दी करना है, लंबी कैलकुलेशन हो। डरेंगे नहीं, अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते। नेचुरल अबंडेंस दे रखा है परसेंटेज, कितना परसेंट है? ये है 75.77 और दूसरा है 24.23। मोलर मास भी खतरनाक दे रखा है, मोलर मास अलग से दे रखा है। एक का दे रखा है 34.9, बड़ा सा दिया, हम 34.9 ही दे रहा है, 36.9। राउंड ऑफ नहीं करना है, मैंने राउंड ऑफ करके दिया है, और लंबा डेटा है। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है आपको। परसेंटेज दे रखी है दोनों के मासेस दे रखे। 35 नहीं लेंगे, ये लेंगे। आ रही है बात, समझ आ रही है? क्या नाम है आपका? हाँ, मैं नाम भूल गई। नाम बोलो मैम। अरे मैं भूल जाती हूँ। हाँ, सब लोग करेंगे, सब आंसर दिखाएंगे कॉपी में, ढंग से आंसर। ऑनलाइन से आंसर आना चाहिए अभी पहले। ऑनलाइन वाले बहुत देर से मस्ती कर रहे हैं। अब आंसर देंगे ऑनलाइन वाले। अरे इसमें से कुछ कराना था ना, तुम लोगों ने दिया था। क्या आ रहा है? 1 पॉइंट कैसे आएगा? सोचने की बात है। बुक का क्या करना है? क्वेश्चन पूछने। क्लास खत्म तो होने दो भाई। 35.5 आ गया। लाओ दो, कॉपी लाओ। कैलकुलेशन अपना अपना करो, वहां पे होगा नहीं कैलकुलेशन, पहले बता दे रही हूँ। वहां पे फिर दूसरे का ही भरोसा, इधर उधर देखते हैं। कहाँ किया? इसे 1.9 का आंसर दिया, मुझे तो दिख नहीं रहा। 1.9 का आंसर इधर खड़े हो। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। 1.9 का आंसर है। अरे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड।
आंसर नहीं दिया, कैलकुलेट कर लो। हाँ तुम दिखाओ। मैं भी तो कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैं भी दिखा दे रही हूँ। उधर चलो, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। प्रोसेस देख लीजिए भाई, कैलकुलेट करते रहिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है। पहले का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय पहले का मोलर मास प्लस सेकंड का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का मोलर मास डिवाइडेड बाय 100। यही तो करना था, अब यही करना है। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा 35 के अराउंड ही आएगा। कितना आ रहा है? 36.23 आ रहा है, एग्जैक्ट निकाला है। प्रोसेस यही है, कैलकुलेशन थोड़ा सही करेंगे। मेरे पास आंसर नहीं है अभी कि मैं मैच कर सकूं, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी हो गई, डन डन डन।